हेलो गाइस, मैं गजेंद्र कौशिक अव्यान IAS एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोग क्लाइमेटोलॉजी पढ़ रहे थे। क्लाइमेटोलॉजी का पार्ट था विंड्स, पवनों के लिए मैं बार बार एक बात कह रहा था कि पवनों के जो चलने की बात है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चल रही होती हैं। जनरली आप देखेंगे तो उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चल रही होती हैं। तो पहले तो हम आज थोड़ा सा, क्योंकि हमें पढ़ना है एटमॉस्फेयर, वायुमंडल पढ़ना है। तो वायुमंडल है तो वायुमंडलीय दबाव भी होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होता है। तो जब हाई प्रेशर की बात करते हैं तो ये वायुमंडलीय दबाव होता है। तो आज आप इसे पहले देखेंगे कि ये क्या है, कैसे इसकी उत्पत्ति होती है। मैं ये थोड़ा रेड कलर से अर्थ के सेंटर में दिखा रहा हूँ। ये है इनर कोर, ये है आउटर कोर। कोर में, जैसा कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ में आपने पृथ्वी की आंतरिक संरचना में पढ़ा था, कोर में क्या है, निकेल और फेरस है। निकेल और फेरस जब घूम रहे होते हैं तो घूमने की वजह से इनमें चुंबकत्व उत्पन्न होता है। ध्यान से समझेंगे, चुंबकत्व उत्पन्न होगा। तो चुंबकत्व यानी कि चुंबक बनी है, मैग्नेट बनी है। तो ये मैग्नेट लगभग 1000 किलोमीटर तक बड़ा इफ़ेक्टिवली, बड़ा प्रभावी तरीके से हर चीज़ को अपनी ओर खींच रही है। हर एक का एरो मैंने अर्थ सरफेस की ओर लगाया है। तो ये मैं एटमॉस्फेयर दिखा रहा हूँ आपको। पहले ही जान लेंगे, अर्थ सरफेस से ऊंचाई जितनी बढ़ती जाएगी, ऊंचाई का मतलब चाहे इधर चले किधर भी चले, ऊंचाई बढ़ रही है। अर्थ सरफेस के पास में हमारा वायुमंडल सघन है। जितना ऊंचाई बढ़ती जाएगी फिर धीरे धीरे विरलता बढ़ती जाएगी। लेकिन फिर भी हम अगर वायुमंडल को देखें कि किस चीज़ से मिलकर के बना है, तो इसमें मुख्यतः 3 चीज़ें रहेंगी। डस्ट पार्टिकल्स रहेंगे, यानी कि धूल कण रहेंगे। दूसरी होंगी वाटर वेपर्स, जलवाष्प होगी, और गैसें होंगी। इन 3 चीज़ों से मिलकर के हमारा वायुमंडल बना होता है। हमारा वायुमंडल हमारी अर्थ सरफेस के चारों ओर है। अर्थ सरफेस पर ये अपना एक दाब लगा रहा है। जैसे अब यहाँ भी हम लोग भी हैं, तो यहाँ भी वायुमंडल का एक दाब है जिसको हम महसूस नहीं कर रहे होते हैं। तो ये दाब क्यों हुआ? क्योंकि इस चुंबक ने, इस मैग्नेट ने पूरे एटमॉस्फेयर को अपनी ओर खींचा। लेकिन हम ये भी कह रहे थे कि हाई प्रेशर यानी कि उच्च वायुमंडलीय दाब से निम्न वायुमंडलीय दाब की ओर पवनें चलती हैं। तो ये वायुमंडलीय दाब चेंज कैसे हो जाएगा, कहीं उच्च तो कहीं निम्न। देखिए, अगर कहीं का टेम्परेचर बढ़ जाए, चाहे वो नेचुरली बढ़े या आर्टिफिशियली बढ़ाया जाए, तो ऐसे में यहाँ की एयर जो कांटेक्ट में आ रही है या एटमॉस्फेयर जो कांटेक्ट में आ रहा है, ये एक्सपेंड होगा। तो एटमॉस्फेयर का जो अपना दबाव था, जब ये ऊपर उठेगी हवा यहाँ से, तो यहाँ दबाव कम हो जाएगा। यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा। कहाँ होगा? जहाँ टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर कैसे बढ़ेगा? जो एक नेचुरल तरीका है टेम्परेचर बढ़ने का, वो है सन की वजह से। मैंने एक पहले लेक्चर में ये बताया भी था। सन की लंबवत किरणें जहाँ पड़ रही होती हैं, वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है। टेम्परेचर ज़्यादा जहाँ होगा, वहाँ प्रेशर कम होगा। ये याद रखिएगा, टेम्परेचर और प्रेशर एक दूसरे के उल्टे हैं। तो आज हमें पढ़ना है वायुमंडल। वायुमंडल में
हम इस तरह से 5 लेयर्स बना लेते हैं। एक लेयर ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये है, एक ये है, और फिर सबसे बाहर की लेयर है। इनके पहले नाम देख लेंगे। ये है ट्रोपोस्फियर, यानी कि इसे कहते हैं अधोमंडल या क्षोभमंडल, जिसमें हम भी हैं, या माउंटेन्स भी इसी में मिलेंगे, इसी में क्लाउड्स भी मिलेंगे। तो देखिए थोड़ा सा डायग्राम को पहले समझेंगे हम क्या पढ़ रहे हैं। अगर हम यहाँ अर्थ को देखें, यहाँ ये पोलर रीजन होगा, यहाँ इक्वेटर होगा, यानी कि 0 डिग्री विषुवत रेखा। तो हमने डायग्राम जो बनाया है वो पोल से, नॉर्थ पोल ले लिया, साउथ भी ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो नॉर्थ पोल से ऐसे ऊपर उठते जाएं, तो जैसा यहाँ होगा ऐसा ही यहाँ भी होगा, ऐसा ही चारों ओर होगा। तो हमने डायग्राम बनाते हुए नॉर्थ पोल और इक्वेटर के बीच की पट्टी को लगभग 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसे उठा करके यहाँ रख दिया है, और इसी में हम लेयर बना रहे हैं, अलग अलग परतें बना रहे हैं। ये हम कैसे बनाएंगे? जहाँ तक एक जैसी गुण मिलते जाएं, एक जैसी लक्षण मिलते जाएं, वहाँ तक कोई एक परत है। जैसे ही गुण चेंज होगा तो कोई दूसरी परत है, फिर कोई तीसरी परत है। इसी आधार पर हम विभाजन करके 5 परतें बना रहे होते हैं। नॉर्थ पोल पर हमारे एटमॉस्फेयर की ऊंचाई लगभग 8 किलोमीटर होती है, जबकि इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा पर ये ऊंचाई लगभग 18 किलोमीटर होती है। दूसरी लेयर है स्ट्रेटोस्फियर या समताप मंडल। इसकी ऊंचाई लगभग 50 किलोमीटर होती है। तीसरी है मेसोस्फियर या मध्यमंडल। इसकी ऊंचाई 80 किलोमीटर होती है। चौथी लेयर है आयनोस्फियर या आयन मंडल, जिसकी ऊंचाई 640 किलोमीटर तक रहती है। और इसके बाद फिर ये एक्सोस्फियर है या बहिर्मंडल है। इस तरह से ये बहिर्मंडल ही बाद में स्पेस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें यहाँ देखना है कि इन परतों के गुण धर्म क्या हैं, क्या क्या इनकी विशेषताएं हैं। देखिए ट्रोपो का अर्थ ही होता है परिवर्तनशील। परिवर्तन क्या होंगे? जितने भी आंधी, तूफान, बारिश, जो भी कुछ है वो सब इसी परत में होगा, जिस परत में हम लोग रहते हैं। तो इसकी खास बात, अगर हम टेम्परेचर को देखते हैं, देखिए आप देखते जाएंगे, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ ट्रोपोस्फियर में टेम्परेचर यानी कि ताप घटता जाता है, यानी कि ताप कम होता जा रहा है। किस दर से कम होता है? हर एक 165 मीटर की ऊंचाई पर ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है, या हर 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर तापमान 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। इस घटना को, तापमान घटने की जो ये प्रवृत्ति है, इसे कहा जाता है नॉर्मल लैप्स रेट। याद रखिएगा, पूछा जाता है सामान्य ताप ह्रास दर कितनी है? हर एक 165 मीटर ऊपर जाने पर
टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम होगा और हर एक किलोमीटर ऊपर उठने पर 6.5 डिग्री टेम्परेचर कम हो रहा होता है। और इसी में मिलेंगे ये क्लाउड्स, यानी कि वर्षा भी कराएंगे। अब हम इसके ऊपर देखते हैं, क्षोभ मंडल के ऊपर अगर हम देखते हैं तो एक ये थिन लेयर है, इसका नाम है, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ओजोन लेयर। किस में मिलेगी? समताप मंडल में। लेकिन ऐसा नहीं है कि ओजोन अन्य परतों में नहीं है, लेकिन लगभग 22 किलोमीटर के आसपास इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो इसका काम क्या है? सन की तरफ से आने वाली पराबैंगनी किरणों को या अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर लेना, अवशोषित कर लेना। अगर वो अल्ट्रावायलेट रेज आ रही होंगी क्षोभ मंडल में तो प्रॉब्लम क्या होगी? टेम्परेचर भी बढ़ाएंगी, स्किन कैंसर जैसी बीमारियां भी होंगी और बहुत ही नुकसानदेह होगा, जीवन के लिए ही खतरा हो जाएगा। लेकिन ट्रोपोस्फियर से एकदम लगा हुआ भाग जो होता है इसे कहते हैं ट्रोपोपाज। ये पाज हर एक के साथ जुड़ा होता है। क्यों? क्योंकि ये जो इसकी प्रॉपर्टी है क्षोभ मंडल की कि ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान कम हो रहा होता है, तो ट्रोपोपाज का मतलब होता है रुक जाना। तो ये तापमान की गिरावट इस पट्टी में रुक जाती है ट्रोपोपाज में, और इसके बाद जब हम एंटर करते हैं ओजोन लेयर में, तो ओजोन लेयर के साथ साथ ऊपर भी और चलते चले जाएं तो तापमान, टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ना शुरू हो जाता है। मैं पॉजिटिव नेगेटिव लिख रहा हूँ। तापमान में वृद्धि होनी शुरू हो जाती है। कहाँ? समताप मंडल में। इसके बाद मीजोस्फीयर में आ रहे हैं हम, मध्य मंडल में आ रहे हैं। मध्य मंडल में टेम्परेचर फिर से ऊंचाई के साथ घटना शुरू हो जाता है। हम पहले टेम्परेचर ही देख लेते हैं ऊपर तक। लेकिन जब आयन मंडल में आते हैं तो टेम्परेचर ऊंचाई के साथ फिर से बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन जब हम एक्सोस्फीयर में चल रहे होते हैं तो टेम्परेचर अब भी बढ़ता जाता है। देखिए, आपको याद करने के लिए, हालांकि वैसे भी याद रहना चाहिए, लेकिन अगर रटना ही है तो कुछ ऐसा देख लेंगे। पहली लेयर में ऊंचाई के साथ ताप घटता है, दूसरी लेयर में ऊंचाई के साथ ताप बढ़ता है, तीसरी लेयर में ऊंचाई के साथ ताप घटता है, चौथी लेयर में फिर बढ़ता है। यानी कि घटता है, बढ़ता है, फिर घटता है, फिर बढ़ता है, और पांचवी लेयर में मान लेना कि बढ़ता ही है। अब यहाँ भी कुछ लोगों को ऐसी समस्या आई होगी, अगर पहले में ही गलती से याद रह गया कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तब क्या होगा? उलट जाएगा पूरा। तो आप ऐसे याद रख लेंगे, माउंटेन पहली लेयर में ही हैं। माउंटेन्स पर जब ऊपर चढ़ रहे होते हैं हम लोग तो टेम्परेचर घट रहा होता है, ठंडक बढ़ रही होती है। तो अब ये याद रह जाएगा कि पहली लेयर में ऊंचाई के साथ तापमान घटेगा, फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा, ये क्रम जारी रहता है। अगर फ्लाइट्स को देखें, देखिए समताप मंडल में खास बात ये होती है कि मौसम बदलने वाली घटनाएं या आंधी तूफान इस तरह की घटनाएं नहीं होती। तो अगर इंटरनेशनल फ़्लाइट्स होती हैं तो उन्हें परमिशन दी जाती है समताप मंडल में उड़ाने की। लेकिन अगर फ़्लाइट्स बहुत करीब की हैं तो उन्हें इतनी ऊंचाई पर जाने की परमिशन नहीं होती, उन्हें नीचे ही उड़ाया जाता है। अब हम मीजोस्फीयर में देख रहे हैं, मध्य मंडल में, कि तापमान घट रहा है। याद रखिएगा कि मध्य मंडल में तापमान, टेम्परेचर -80 डिग्री सेंटीग्रेड से
-100 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच तक पहुंच जाता है। और याद रखना है कि मध्यमंडल में ये तापमान सबसे कम है। हमारे एटमॉस्फेयर का सबसे कम तापमान जो पाया जाएगा वो मध्यमंडल में होता है। ऊपर आयनोस्फीयर में जाएंगे। आयनोस्फीयर में क्या क्या मिलेगा? यहाँ जो गैसेस मिलेंगी वो भी आयनाइज्ड फॉर्म में मिलेंगी, आयनीकृत मिलेंगी। और ये आयन इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली चार्ज्ड हैं, विद्युत आवेशित हैं। एक बड़ी घटना होती है आयनोस्फीयर में कि सन की तरफ से आने वाला विकिरण, सन की तरफ से आने वाला जो इंसोलेशन है उसमें भी हाईली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज्ड पार्टिकल्स पाए जाते हैं, उच्च विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं। तो ऐसे में इन विद्युत आवेशित कणों से जब सूरज की तरफ से आए हुए विद्युत आवेशित कण मिलते हैं तो टकराने से एक चमक होती है। और ये चमक दो तरफ चलेगी, एक नॉर्थ पोल की ओर और एक साउथ पोल की ओर। देखिए मैंने इक्वेटर दिखाया है, इक्वेटर पर नहीं बल्कि आगे बढ़ा देंगे डायग्राम को तो साउथ पोल। नॉर्थ पोल पर जो चमक दिखाई देगी उसे कहते हैं ऑरोरा बोरियलिस। बोरियलिस का अर्थ होता है उत्तरी, तो ऑरोरा बोरियलिस। और ये जो साउथ पोल पर दिखाई देती है चमक, इसे कहते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। ऑस्ट्रेलिस का ही अर्थ होता है दक्षिणी। इसी ऑस्ट्रेलिस से शब्द बना है ऑस्ट्रेलिया। और इस तरह से टेम्परेचर ऊपर और बढ़ता जाएगा। हाँ, आयन मंडल में कुछ लेयर्स पाई जाएंगी जो हमारे रेडियो फ्रिक्वेंसीज़ को वापस कर रही होती हैं। तो ये आयन मंडल हमारे कम्युनिकेशन यानी कि संचार में भी फ़ायदा कर रहा होता है। साथ में एक चीज़ यहाँ आती है, देखिए फिर से हम क्षोभ मंडल पे आ रहे हैं, एक बार फिर इसे भी देख लें। नॉर्थ पोल पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई मैंने या कोई से भी पोल पर 8 किलोमीटर दिखाई है और विषुवत रेखा पर ये 18 किलोमीटर या 16 किलोमीटर इस तरह का डेटा मिलता है, इतनी ऊंचाई है। तो मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि पोल्स पर इतनी क्यों और विषुवत रेखा पर इतनी ज़्यादा क्यों? तो डिपेंड करेगा टेम्परेचर पर। टेम्परेचर विषुवत रेखा पर ज़्यादा है, लेकिन मैं फिर भी बता दूं, हाईएस्ट टेम्परेचर इक्वेटर पर कभी नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा। हाईएस्ट टेम्परेचर का अगर कोई प्लेस मिलेगा वर्ल्ड में तो वो कर्क रेखा पर मिलेगा। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। तो इक्वेटर पर क्या है, टेम्परेचर ज़्यादा है तो एयर एक्सपैंड होगी। एयर एक्सपैंड होगी तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो एयर एक्सपैंड हो गई है टेम्परेचर पा करके, वही प्रॉपर्टी मिलेंगी। लेकिन पोल्स पर क्योंकि टेम्परेचर कम है तो ये कॉम्पैक्टनेस हो जाएगी और इतनी ही दूर में ये वो वाली प्रॉपर्टी यहाँ तक मिलेंगी। ध्यान रखेंगे, ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं, क्षोभ मंडल की ऊंचाई कहाँ ज़्यादा होगी? इक्वेटर पर। तो ये तो जल्दी याद आ जाता है क्योंकि आप पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर वो इसका उल्टा कर दे, दूसरा कर दे कि समताप मंडल की चौड़ाई कहाँ ज़्यादा होगी? पोल्स पर होगी। देख रहे हैं, ये तिरछी है लाइन। तो इन चीज़ों को याद रखेंगे। इससे आगे अब मैं जो भी कुछ लूँगा इससे संबंधित वो अगले लेक्चर में लूँगा। क्यों? क्योंकि एक बार इसका रिवीजन होगा तो आगे आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो आप लोग इसे रिवाइज करके रखें और नेक्स्ट लेक्चर में हम और चीज़ें भी आगे बढ़ाएंगे जो इससे संबंधित होंगी।
थैंक यू।